हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर से संबंधित बीते वर्ष में सुर्खियों में रहे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए तो लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को से। यूनेस्को की कुछ पहलों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017 में ओल्ड अहमदाबाद शहर विरासत शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारत का शहर बना था और वर्तमान में टोटल भारत में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है। भारत द्वारा जयपुर शहर का नामांकन दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर नियोजन और निर्माण का एक असाधारण शहरी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जयपुर मैदानी क्षेत्र में स्थित वैदिक स्थापत्य के आलोक में वर्णित ग्रिड आय योजना के अनुसार बना हुआ है और जयपुर में गोविंद देव मंदिर, आमेर दुर्ग, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल आदि जैसे प्रतिष्ठित स्मारक उपस्थित हैं और इसी कारण यह शहर अपनी जीवंत मूर्त सांस्कृतिक और विरासत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब जानते हैं कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस क्या है। तो यह अभिसमय या कॉन्फ्रेंस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1972 में अंगीकृत किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का प्राथमिक लक्ष्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली विश्व की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। और वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का रणनीतिक उद्देश्य 5 C's पर आधारित होता है, जिसमें आते हैं क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और कम्युनिटीज़। और इस कॉन्फ्रेंस को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होता है और विश्व विरासत स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज फंड के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। अब आगे इसमें एक और फैक्ट है कि यूनेस्को ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश के ओरछा शहर और कैलाश मानसरोवर के भारतीय भाग को विश्व विरासत स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। अब आगे देखते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज़ डे विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर मुंबई और हैदराबाद सहित विश्व के 66 शहरों को क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। जैसे मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, और इसमें गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है पौष्टिक भोजन बनाने की कला और विज्ञान। तो इन 2 सिटीज़ को नामित करने की घोषणा की गई है। और इससे पहले भी 3 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। जैसे यूनेस्को ने चेन्नई और वाराणसी को सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक और जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क को 2004 में प्रारंभ किया गया था। यह अपने नेटवर्क के अंतर्गत 7 रचनात्मक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है। पहला शिल्प और लोक कला या क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, दूसरा मीडिया आर्ट, तीसरा फिल्म, चौथा डिज़ाइन, 5वां पाक आर्ट या गैस्ट्रोनॉमी, 6वां साहित्य और 7वां संगीत। चलिए अब आगे नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। 2019 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ पीटर हैंडके को मिला था। इन्होंने भाषाई प्रवीणता के साथ मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का अन्वेषण किया था। और वर्ष 2018 में नोबेल प्राइज़ ओल्गा टोकरजुक को मिला था। इन्होंने सीमाओं के पार जीवन के रूप को चित्रित किया था और इन्हें ही 2018 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बात करें तो शांति का नोबेल प्राइज़ इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला था और यह पुरस्कार उन्हें पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष के समाधान के लिए उनकी निर्णायक पहलों के लिए दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं आगे संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में। तो यह वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकेडमी है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है और संगीत नाट्य अकेडमी संविधान में वर्णित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को मिलाकर 24 भाषाओं में इस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। और इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
1956 में अमृता प्रीतम को अपनी लंबी कविता सुन हुड़े के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अब आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला पद्मश्री, यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसके बाद है पद्म भूषण, जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और फिर आता है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं और पद्म पुरस्कार समिति द्वारा इनकी अनुशंसाओं के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो अमिताभ घोष को अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमिताभ घोष की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड एंड इबिस ट्रिलॉजी, सी ऑफ पोपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर आदि कुछ रचनाएं हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसे 1961 में स्थापित किया गया था। इसे प्रतिवर्ष साहित्य के संबंध में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा को 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद शामिल किया गया है। चलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आगे डिस्कस करते हैं, जो है जीआई टैग्स। सबसे पहले यही बात करते हैं कि जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कृषि, प्राकृतिक और विनिर्माण उत्पादों के लिए एक संकेतक होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल क्षेत्र जैसे एक शहर, क्षेत्र या देश से संबंधित होता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 भारत में जीआई उत्पादों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जीआई टैग एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य स्थान के इसी के समान अन्य उत्पाद को इसी नाम से ना बेचा जाए। भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय थी और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और 10 वर्षों के बाद इसे रिन्यू करवाना होता है। अब हाल ही में चर्चा में रहे जीआई टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पलानी पंचामृतम। यह एक अभिषेक से संबंधित प्रसाद है। यह तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के पलानी शहर में पलानी पहाड़ियों में अवस्थित अरुलमेगु धान्युथपनी स्वामी मंदिर में अभिषेक के प्रसाद के रूप में पलानी पंचामृतम को दिया जाता है और इस प्रसाद को केले, गुड़, चीनी, गाय के घी, शहद और इलायची को मिश्रित करके 5 प्राकृतिक पदार्थों से बनाया जाता है और पलानी पंचामृतम सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत निर्मित किया जाता है। इसके बाद अगला जीआई टैग मिला है तवलोह पुहान वस्त्र को। तवलोह पुहान मिजोरम का एक अत्यंत भारी, मजबूत और उत्कृष्ट वस्त्र है जो अपने तने हुए धागे, बुनाई और जटिल डिजाइन के लिए विख्यात है। और मिजो भाषा में तवलोह से तात्पर्य दृढ़ रहना और पीछे की ओर कदम न रखने से होता है। मिजो समाज में तवलोह पुहान का विशेष महत्व है। इसे पूरे मिजोरम राज्य में तैयार किया जाता है। आइजोर और थेनजोल शहर इसके उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र हैं। इसके बाद अगला जीआई टैग है मिजो पुआनचेई। यह मिजोरम की एक रंगीन शॉल या वस्त्र है। यह राज्य का एक महत्वपूर्ण विवाह परिधान है। इसे उत्सव, नृत्यों और आधिकारिक समारोह में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। बुनकर इस सुंदर और आकर्षक वस्त्र के निर्माण के लिए बुनाई के समय पूरक धागे के प्रयोग द्वारा डिजाइनों और रूपांकनों का समावेशन करते हैं। अगला जीआई टैग मिला है तिरूर पान को। तो तिरूर पान केरल का पान है। इसकी कृषि केरल के मल्लपुरम जिले में की जाती है। यह अपने मृदु उत्तेजक स्वाद और अपने औषधीय गुणों के कारण फेमस है। इसके पत्तों में क्लोरोफिल और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः यह पान मसाले के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है और इसकी पत्तियों में यूजेनॉल नामक तेल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें तीक्ष्णपन पाया जाता है। अगला जीआई टैग मिला है डिंडीगुल के तालों को। तो डिंडीगुल के ताले अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए विख्यात हैं। ये ताले पूर्णतः हाथों से निर्मित लोहे और पीतल की धातु से बनाए जाते हैं और हर ताले का लीवर पैटर्न अलग अलग होता है। अगला जीआई टैग मिला है कांदांगी साड़ी को। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुड़ी तालुका में
इस कादांगी साड़ी का निर्माण होता है। यह सूती की साड़ी है जिसे हाथों से बनाया जाता है। कादांगी साड़ी कोयम्बटूर के उच्च गुणवत्ता युक्त कपास से चेट्टियार समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता चटकीले रंग होने के साथ साथ इनमें अत्यधिक स्थायित्व का होना है। चलिए अब कुछ अन्य जीआई टैग्स को देख लेते हैं। इनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है कि बिहार का कतरनी चावल, कर्नाटक की नीलांबूर टीक या सागौन की लकड़ी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में इथिपक्का टॉय या लकड़ी के खिलौने, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दुर्गा स्टोन कार्विंग या लाइम स्टोन, तेलंगाना के नालगोंडा में पोचमपल्ली इकात जो कि एक डाइंग टेक्नोलॉजी या जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के पुरुलिया छाऊ मास्क या वुडन मास्क और नागालैंड का चक्से सांग सॉल, इन सभी को 2018 में जीआई टैग मिला था। अब 2019 के जीआई टैग की बात करें तो बिहार की शाही लीची, असम का बोका राइस, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अराकू अरेबिक कॉफ़ी, तमिलनाडु की इरोड़ हल्दी, महाराष्ट्र की सांगली हल्दी और महाराष्ट्र की ही कोल्हापुरी चप्पल, कर्नाटक में कुर्ग की अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर की अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुडानगिरी की अरेबिका कॉफ़ी, और इनके अलावा केरल की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी और गुजरात में राजकोट पटोला साड़ी और पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, इन सभी को अपने अपने क्षेत्रों के लिए जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। चलिए अब जीआई टैग्स को देखने के बाद बात करते हैं 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में। इस वर्ष के समारोह के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे और परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों या विभागों की कुल 22 झांकियां थीं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस परेड की सांस्कृतिक थीम या विषय वस्तु किस प्रकार थी। सबसे पहले बात करते हैं कक्सार लोक नृत्य के बारे में। तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के अबुझमाड़िया जनजाति के मध्य प्रचलित फोक डांस है। इसके माध्यम से बेहतर फसल के लिए कक्सार देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और यह नृत्य नर्तक और नर्तकियों को अपनी नृत्य मंडली से ही जीवन साथी के चयन का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद आता है ग्रामिया कलई, जो तमिलनाडु की एक लोक कला है। तमिलनाडु की झांकी में लोक देवता अय्यनार की प्रतिमा और इन लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद है बथुकम्मा महोत्सव। यह पुष्पों का त्यौहार दुर्गा नवरात्रि के दौरान तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें देवी गौरी की बथुकम्मा के रूप में पूजा की जाती है। इसके बाद आता है भोरताल डांस। यह असम के बरपेटा क्षेत्र से संबंधित है। इसे क्षत्रिय कलाकार नरहरि बुरहा भगत द्वारा विकसित किया गया था और झांझ से सुसज्जित नृत्यांगनाएं झिया नोम के नाम से प्रसिद्ध तीव्र ताल पर प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद आता है भोपाल का जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश में इस संग्रहालय को प्रदर्शित किया गया था और गोंड, बैगा, कारकू, राजवार, सहरिया, भील, भारिया आदि जनजाति को इसमें प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद आता है भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में भगवान लिंगराज की पूजा भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के रूप में की जाती है। आगे आता है ब्रह्मोत्सव। यह त्यौहार तिरुमाला तिरुपति मंदिर में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की झांकी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य, कोंडापल्ली हस्तशिल्प और कलमकारी चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद है अनुभव मंतपा। यह बसवेश्वर या बसवन्ना द्वारा स्थापित अनुभव का एक अधिष्ठान केंद्र है, जिसमें 12वीं सदी में कर्नाटक के कल्याण शहर में स्थापित प्रथम सामाजिक धार्मिक केंद्र को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद आता है लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित नोंगरीट रबर के वृक्षों की जड़ों से निर्मित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ सेतु का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद आती है पंजाब की झांकी, जिसमें गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किरत करो, नाम जपो और वंड छको के सिद्धांतों को दर्शाया गया, जो सिख धर्म की आधारशिला है। इसके बाद गोवा सरकार ने सेव द फ्रॉग अभियान और जम्मू कश्मीर ने बैक टू विलेज कार्यक्रम को झांकी में प्रदर्शित किया था। इसके बाद गुजरात के द्वारा रानी की बाव जल मंदिर को प्रदर्शित किया गया। इसे एक अद्वितीय वास्तुशिल्पीय आश्चर्य माना जाता है, जो प्राचीन निर्माण कला और शिल्प कौशल का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज के पुत्र राजा भीमदेव प्रथम की याद में रानी उदमती द्वारा 1083 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अब आगे के टॉपिक में बात करते हैं कुर्ग का कोडावास समुदाय। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोडावास समुदाय को बिना लाइसेंस के पिस्तौल, रिवॉल्वर और डबल बैरल शॉटगन जैसे हथियारों को बिना लाइसेंस रखने की जो ब्रिटिश काल से छूट प्रदान की जा रही है उसे वर्तमान में 10 वर्षों की अवधि के लिए मतलब 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। बात करें कोडावास समुदाय के बारे में तो कोडावास समुदाय कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र का एक प्रसिद्ध योद्धा समुदाय है। यह काली पोड़ उत्सव पर शस्त्रों की पूजा करते हैं और देश की रक्षा क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान भी माना जाता है। इसीलिए कुर्ग को सेनाध्यक्षों की भूमि भी कहा जाता है। यह समुदाय महिलाओं को उच्च दर्जा भी प्रदान करता है, जैसे बाल विवाह की अनुपस्थिति होती है, यहाँ दहेज प्रथा नहीं होती और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन होता है। और कोडावास समुदाय पुत्तरी त्योहार धान की फसल की पहली कटाई पर मनाता है और कावेरी संक्रमण जैसे त्योहार भी मनाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में पश्मीना उत्पादों के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इनकी पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए एक भारतीय मानक प्रकाशित किया है। और यह जो चांगथांगी या पश्मीना बकरी होती है, यह लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे अति उत्तम कश्मीरी ऊन प्राप्त किया जाता है, जो बुनाई के उपरांत पश्मीना के नाम से जाना जाता है। इन वस्त्रों को हाथ से तैयार किया जाता है और पश्मीना बकरी के चरवाहों को चांगपा कहा जाता है। अब बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, तो यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई थी। BIS की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों के सुमेलित विकास और उससे संबंधित मामलों के लिए किया गया है। इससे पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आगे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने भारत को एक नए डिजिटल चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र मतलब सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग CCRT के पोर्टल डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति और CCRT YouTube चैनल को भी आरंभ किया है। और इस पहल के लिए CCRT ने रूट्स टू रूट्स नामक एक NGO से समझौता भी किया है। अब आगे आता है भारतीय संस्कृति पोर्टल या इंडियन कल्चर पोर्टल। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका निर्माण तो IIT बॉम्बे ने किया है, लेकिन इसके डेटा का चयन, संग्रहण और परिरक्षण का कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU द्वारा किया जाएगा। और भारतीय संस्कृति पोर्टल पहला सरकारी पोर्टल है जहां मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के विभिन्न संगठनों से संबंधित ज्ञान, सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जोनल कल्चरल सेंटर्स, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर, तंजावुर आदि में स्थित है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश की पारंपरिक कलाओं का विकास, संरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के बारे में। तो खेल विभाग ने खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित किए। इसके तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश को लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क के लिए दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश से जोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के बारे में। तो यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष स्वच्छता पहल है। यह देश की चयनित आइकॉनिक विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों पर केंद्रित होती है। इसे शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। और 2019 में जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा हिल्स में उपस्थित वैष्णो देवी मंदिर को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आगे बात करते हैं पर्यटन पर्व 2019 के बारे में। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन अक्टूबर माह में देश भर में किया गया था। पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित था। इसके 3 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। पहला, देखो अपना देश। इसका उद्देश्य भारतीयों को देश का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना था। दूसरा, सभी के लिए पर्यटन। इसके तहत देश के सभी राज्यों में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटन संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं। इसके बाद तीसरा घटक है पर्यटन और शासन। इसके अंतर्गत पर्यटन पर्व से संबद्ध गतिविधियों के तहत देश भर में विभिन्न विषयों पर हितधारकों के साथ परस्पर संवाद सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। अब इसी से संबंधित एक और टॉपिक भारत पर्व 2020 के बारे में बात करते हैं। तो भारत पर्व को वर्ष 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने और देखो अपना देश की भावना को प्रोत्साहित करना है। भारत पर्व 2020 की केंद्रीय थीम कुछ इस प्रकार है: एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का आयोजन। तो ये सारी बातें थी पर्यटन से संबंधित। अब आगे बात करते हैं सुर्खियों में रही कुछ जनजातियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ब्रू जनजाति के बारे में। तो नृजातीय हिंसा के कारण ब्रू जनजाति ने वर्ष 1997 में अपने मूल निवास मिजोरम को छोड़कर त्रिपुरा में प्रवास किया था और ये त्रिपुरा में शरणार्थियों के रूप में शिविरों में निवास कर रहे हैं। ब्रू जनजाति को रियांग भी कहा जाता है। ये मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी विस्तृत हैं। इसके बाद बात करते हैं राभा और गारो जनजाति के बारे में। तो राभा जनजाति असम के मैदानी जिलों में निवास करने वाली 9 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। और बात करें गारो जनजाति की, तो यह मेघालय की गारो पहाड़ियों में निवास करने वाली मात्र सत्तात्मक समाजों वाली जनजाति है। इसके बाद आती है जुआंग जनजाति। तो यह एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह पीवीटीजी है, जो मुख्य रूप से ओडिशा के क्योंझर जिले के गौसिका पहाड़ियों में निवास करते हैं। और इनके कुछ प्रमुख व्यवसाय इस प्रकार हैं: स्थानांतरित कृषि, आखेट और खाद्य संग्रहण। आगे आती है असुर जनजाति। तो असुर जनजाति झारखंड में पाए जाने वाले 9 पीवीटीजी समूहों में से एक है और असुर भाषा को यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर की सूची में शामिल भी किया गया है। आगे आती है कोरकू जनजाति। तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में तथा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। ये कोरकू भाषा बोलते हैं और यह भाषा भी यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर की सूची में सूचीबद्ध है। कोरकू जनजाति उत्कृष्ट कृषक होते हैं और आलू एवं कॉफ़ी की कृषि करते हैं। चलिए, तो अब इसी पॉइंट पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के कोर टॉपिक्स को कवर करेंगे। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।